कोलकाता ने आरसीबी को उनके ही ग्राउंड पे, उनके ही घर में 7 विकेट से हरा दिया है। आरसीबी ने कुल 3 मैच खेले हैं, 2 मैच आरसीबी हार चुकी है। बात करेंगे कि क्या एक सिंगल रीज़न रहा, हालांकि रीज़न्स तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो रहा आरसीबी के हार का, उसकी बात करेंगे। मेरे हिसाब से एक रीज़न अगर पूछा जाए जिसकी वजह से आरसीबी हारी, वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की वीक बॉलिंग लाइनअप थी। सिराज की बात करते हैं। सिराज एक अच्छे बॉलर हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, टेस्ट, वनडेज़ और टी20s में वो खेलते हैं। लेकिन क्या सिराज टी20s में इतने इफ़ेक्टिव हैं? क्या वो टी20 के एक इफ़ेक्टिव गेंदबाज हैं? ये एक बड़ा सवाल है। जैसे उनकी परफॉर्मेंस ओडीआईज में रहती है या उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट्स में रहती है, उस तरह की परफॉर्मेंस हम टी20s में नहीं देखते हैं। तो मैं ये आईपीएल एक अच्छा टूर्नामेंट है, आईपीएल एक अच्छा टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं और बहुत सारे फैंस हैं आईपीएल के। लेकिन मेरी जो नज़र है वो है टी20 वर्ल्ड कप पे। तो सिराज उस वर्ल्ड कप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सिराज उस वर्ल्ड कप में बॉलिंग करेंगे। अगर सिराज सेलेक्ट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो सेलेक्ट होंगे, लेकिन मुझे लगता है वो टी20 में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। सिराज की इकॉनमी देखेंगे इस मैच में, वो है 15.30 की। इसके ऊपर हैं अलजारी जोसफ, उनकी इकॉनमी है 17 की। उन्होंने 2 ओवर में 34 रन दिए अलजारी ने। सिराज ने 3 ओवर में 46 रन दिए। आई थिंक ये अच्छा साइन नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि वो एक मेन बॉलर हैं इंडिया के लिए। सिराज एक मेन बॉलर हैं इंडिया के लिए। पहला ओवर डाला, उन्होंने 17-18 रन खा गए थे सिराज ने। फिलिप्स और सुनील नारायण ने बैटिंग की शुरुआत की थी और उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया और फिर आगे जाकर के उसी स्टार्ट पे कैपिटलाइज़ किया बाकी के प्लेयर्स ने, जैसे कि वेंकटेश अय्यर। मेरे हिसाब से जिस तरीके से नारायण और सॉल्ट ने बैटिंग की, पावर प्ले ख़त्म होने तक एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका था और गेम कहीं ना कहीं निकल चुका था। उस टाइम विकेट की ज़रूरत थी, विकेट जल्दी मिली नहीं और अभी तक आरसीबी के पास कोई अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर दिख नहीं रहा है। कुछ लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत स्लो खेला, लेकिन अगर विराट कोहली जो रन उन्होंने बनाया, 83 बनाया उन्होंने 59 बॉल्स में, 140 की स्ट्राइक रेट है। उससे ऊपर मैक्सवेल की है और ग्रीन ने भी अच्छा खेला था उनके साथ, लेकिन वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो लोग ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाए। और यहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए कोलकाता के बॉलर्स को भी। रसल की बात करें तो रसल ने बैट्समैन को डिसीव किया, स्लो बॉल्स डाल के, पेस को वैरी करके, कटर्स डाल के। ग्रीन अच्छा खेल रहे थे, छक्के मार रहे थे, 2 छक्के मारे उन्होंने रसल की बॉल पे एक छक्का मारा और नेक्स्ट बॉल पे एक स्लोअर वन पे जो कि अंदर आ रही थी, उस पर क्रॉस बैटेड खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इनिंग्स के लेटर हाफ में भी जिस तरह की बॉलिंग कोलकाता की रही, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की, सब ने अपने पेस को वैरी किया और ऐसी बॉलिंग की जिससे बैट पे बॉल ना आए और इजी ना रहे बैट्समैन के लिए स्ट्रोक प्ले। तो हमें दिखता है कि 18वां ओवर जो हर्षित राणा ने किया उसमें सिर्फ 5 रन आए और उसमें बहुत सारे स्लोअर वंस फेंके गए, बहुत सारे स्लो डिलीवरीज फेंकी गई, जिससे बैट्समैन बीट भी हुए और बैट पे कोहली के बॉल नहीं आई, उन्हें पेस नहीं मिला, उन्हें मदद नहीं मिली ताकि वो लंबे शॉट लगा सकें। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज, इस तरीके की बॉलिंग के मदद से उन्होंने स्कोर को रोका। हालांकि जो स्कोर आरसीबी ने बनाया वो भी ठीक ठाक था, 15-20 रन और हो सकते थे। 17th ओवर किया था रसल ने और रसल ने भी सिर्फ 7 रन दिए थे। तो वैरिंग द पेस वॉज द सेकेंड रीज़न फॉर कोलकाताज विक्ट्री। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से कोलकाता जीती है वो है उनके बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट। अगर बैंगलोर से कंपेयर करें तो सिर्फ दिनेश कार्तिक का स्ट्राइक रेट 250 था, 200 से ऊपर। बाकी जितने भी प्लेयर्स थे, कोहली का स्ट्राइक रेट 140,
डुप्लेसी 133 पे 8 रन बनाया और ग्रीन ने 157 पे स्ट्राइक रेट पे खेला। मैक्सवेल जिनके 3 कैच छूटे, सॉरी 2 कैच छूटे, वो थोड़े से मुझे थके हुए लग रहे थे, वो 147 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। मुझे उम्मीद थी मैक्सवेल से कि वो कुछ और तेज़ खेलते और थोड़ा लंबा खेलते, क्योंकि उनके कैच छूटे, 2 बहुत आसान से कैच छूटे थे। उन्होंने 28 रन बनाया 147 के स्ट्राइक रेट से। तो स्ट्राइक रेट बैंगलोर के बल्लेबाजों का कम था। और अगर कोलकाता की तरफ देखें तो फिल सॉल्ट स्ट्राइक रेट 150, सुनील नारायण स्ट्राइक रेट 213, वेंकटेश अय्यर 166, सुरेश अय्यर 162। तो स्ट्राइक रेट इन सभी प्लेयर्स का थोड़ा सा हाई था। तो ये मुझे लगा कि बैंगलोर को थोड़ा सा और तेज़ खेलना चाहिए था, लेकिन तेज़ खेलने के चक्कर में वो अपनी विकेट दे रहे थे। तो यहाँ से आरसीबी की जो जर्नी है वो थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही है। विराट कोहली जिन पे मेरी निगाहें थी, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आज और एंकर किया इनिंग्स को, ठीक ठाक खेला। बहुत तेज़ तो नहीं कहेंगे आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली जैसा वो खेलते हैं। विराट कोहली कहीं भी पिंच हिटर नहीं है, बहुत बड़ी आते ही धुआंधार बल्लेबाजी नहीं करते हैं, सोच समझ के बॉल को देख के वो बैटिंग करते हैं। तो वैसे ही इनिंग खेली जो मेरी नज़र थी विराट कोहली पे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा इस पूरे टूर्नामेंट में। उनका फॉर्म आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उस हिसाब से, उस नज़रिए से ये मैच इंडियन फैंस के लिए एक पॉजिटिविटी देता है। लोग बात कर रहे हैं कि विराट कोहली ने स्लो खेला, लेकिन विराट कोहली इस ही स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं अक्सर। विराट बड़े पिंच हिटर नहीं है, बड़े हिटर नहीं है, जैसा कि शिवम दुबे हो गए या क्लासन हो गए या आप कह लो रसल हो गए। विराट कोहली का एक तरीका है खेलने का, तो वो उसी तरीके में खेलेंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि शायद दिनेश कार्तिक पहले आ सकते थे, थोड़ा सा ऊपर आ सकते थे बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। उन्होंने कम बॉल खेली लेकिन उसमें ही तेज़ स्कोर किया। 8 बॉल में 20 रन बनाए, आई थिंक इट्स गुड। बॉलिंग डिपार्टमेंट को सोचने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत अच्छे बॉलर सेलेक्ट नहीं किए हैं इस बार आरसीबी ने। उनके पास इतने अच्छे बॉलर्स हैं नहीं, T20 बॉलर्स हैं नहीं, या फिर जो भी बॉलर्स हैं वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो जो भी वजह है उसका मतलब जल्दी से कोई रेमेडी ढूंढना पड़ेगा और मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट आपको ज़्यादा सोचने का वक्त देता नहीं है। तो दैट्स इट। अगर आपको ये अपडेट्स और ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।